दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग ईवीएस का कुछ पॉइंट्स ग्लोब लेंगे, हमारा देश के बारे में लेंगे, हमारे देश के राष्ट्रीय सिंबल्स क्या-क्या है, प्रतीक क्या-क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या-क्या है, इन सब चीज़ों को आज काफ़ी बारीकी से आसान शब्दों में कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिलेगा। दोनों को कंबाइंडली अगर इस बार कर लोगे तो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में स्मूथली ट्रिकी मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। आज हम लोग ग्लोब लेंगे, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ये ग्लोब है, ग्लोब का एक ये रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। नोट डाउन करेंगे। और एक चीज और है, ये अक्षांश रेखा है ये, और ये देशांतर, ये रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और एक चीज और नोट डाउन करेंगे ग्लोब के बारे में। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब एक 3D टाइप का, ये जो ऐसे घूम के ये रेखा फिर वापस इस पे मिलती है। ये जैसे बचपन में कोई गेंद आप देख रहे थे, ये जाके ऐसे करके ऐसे मिलती है। सेम जस्ट एक बचपन में गेंद हम लोग खेलते थे, उस गेंद में इस तरह का एक ऐसा होता था। ये रेखा जो है आपस में, मतलब ये जो गोल है, ये यहाँ से शुरू होके उस पार से इस पार ऐसे मिलती है। नोट डाउन करेंगे। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो बीचों बीच काटते हैं। पूर्वी पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जैसे कि मानिए इसके ऊपर ये नॉर्थ है, तो इसे उत्तरी गोलार्ध, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब देखेंगे भूमध्य रेखा से, अब ये भूमध्य रेखा था, ये भूमध्य रेखा है, इसके ठीक ऊपर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है। नोट डाउन करेंगे। ये इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इस काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और इसके नीचे नीचे वाले को, जो दक्षिण काल्पनिक रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को कर्क कहते हैं और नीचे वाले को मकर कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री इस लाइन से 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर, उत्तर जो ऊपर है उसे हम कर्क कहेंगे, कर्क रेखा, और नीचे दक्षिण की ओर जो है उसे हम मकर रेखा कहेंगे। नोट डाउन करेंगे। अब आगे कुछ पॉइंट लेते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भागों को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब जो कर्क और मकर रेखा का जो भाग है ना, इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, और हमारा भारत भी इसी पे यहीं पे स्थित है। नोट डाउन करेंगे। भारत के भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका एक ट्रिक है, मित्र पे गमछा मार। मित्र पे गमछा मार आप इसे जब भी करोगे, वहां से मित्र, मित्र से मध्य प्रदेश, आप इसे करके देख लेना। मित्र पे गमछा झार। ओके। अब देखेंगे हमारा देश भारत, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। हमारे देश में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पे हमारा देश सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण की बात किया जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है और गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या के आधार पे हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश है, और कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। नोट डाउन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी को चेक करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली के तो दिल्ली है, सबको पता। लक्षद्वीप की कवरवती, दमन और दीप का दमन, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पांडुचेरी का पांडुचेरी, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू सर्दियों में। नोट डाउन करेंगे। ओके। श्रीनगर गर्मियों में, दोनों का राजधानी अलग अलग हो जाती है। लद्दाख का लेह। नोट डाउन करेंगे। अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। ये क्या क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का क्षैतिज पट्टियों से बनी होती है। हम लोगों को अंडरस्टूड है। इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा हम लोग कहते हैं। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 होने चाहिए। ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच
गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। उन चक्रों में तिलियां कितनी होती है? 24 होती है। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। नोट डाउन करेंगे, 24 तिली होती है और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे ये चक्र लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है, सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का है तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता के प्रतीक प्रदर्शक है। भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में चेक करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 फरवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यह गान रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके द्वारा रचयिता है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत और गान पढ़ने या गाने का लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड के अंदर हमें राष्ट्रीय गीत को खत्म करना। नोट डाउन करेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिन्हों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचिता है, जो कि उनका रचना आनंद मठ से लिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो रचना है आनंद मठ, उनसे लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह आप देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ से सटा हुआ और बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिन्हें राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होगी। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, इसे देखते दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। साधारण काम वाले को नहीं, असाधारण, जी, आउट ऑफ हटके, जी। इस राष्ट्रीय सेवा में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है, जिसे हम मेडल भी कहते हैं। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है। नोट डाउन करेंगे, इसमें धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन नहीं होगा, प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यहाँ टैबलेटिंग मिस्टेक है। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय पशु देख लेंगे। सबको पता है राष्ट्रीय पशु। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करते थे। एक क्वेश्चन बन गया ना कि बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था, तो शेर था। तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। तेज, फुर्ती और इसके शक्ति के कारण। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। नोट डाउन करेंगे। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। 26 जनवरी 1973 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस है। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म में कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता है। याद रखेंगे, हिंदू और जैन और बौद्ध धर्म में कमल का सांस्कृतिक महत्वता है। कमल के फूलों का प्रयोग पढ़ाई, पूजा तथा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधि के निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वनस्पतिक नाम है नीलवियन न्यूसिफेरा। नीलवियन न्यूसिफेरा। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय खेल हॉकी, सबको पता है राष्ट्रीय खेल हॉकी। इससे भी आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना गया है। माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने
यह माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया। खेल मंत्रालय नहीं मान रहे, लेकिन जो डेटा मिलता है इंटरनेट ये वो वेब पोर्टल पे, यह वहाँ पे दर्शाया गया कि यह राष्ट्रीय खेल है। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष, जी हाँ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद या बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। ये एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्मों व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं, तने और जड़ों में छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वनस्पतिक नाम है फिंगस वेगलेसिस। फिकस वेगलेसिस नाम है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधारित लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय नदी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिम नद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथ नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे आगे चलकर अन्य नदियां जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघर आदि से मिलती है। देव प्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? संगम कहाँ पे होता है? देव प्रयाग में जाके। और इससे आगे इस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन करेंगे। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु। ये किसी को पता भी नहीं है। राष्ट्रीय विरासत पशु, जी हाँ, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्टिविटी पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। और डॉल्फिन के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन का अपना खुद का पूरा एक भाषा बना हुआ है, जो वो लोग आपस में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपिता, जी, महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना गया है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों, पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है और कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया जा सके। भारत का राज्य भाषा, जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप में भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, जी, रुपया भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। नोट डाउन करेंगे। भारत की राष्ट्रीय फल, जो ऐसे सिंबल नहीं था, ये सिंबल के बारे में पूछा जा रहा है, ये पहले नहीं था, ये 15 जुलाई 2010 को ये सिंबल को चूज किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल आम, जी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसे वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा का दर्जा मिला है। भारत का राष्ट्रीय दिवस, नोट डाउन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको लगेगा बच्चे वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन कुछ 2 साल से सीटेड में इन सब चीजों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया है। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय दिवस में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 भारत की ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं।
हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पंचांग जी। अब राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत के राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाले सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? वर्तमान विश्व में 35 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, जिसका विस्तार विश्व रूप से 2.3 क्षेत्रफल पे है। विश्व का, याद रखेंगे, विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पे है। विश्व में चिन्हित 35 माने 35 हॉटस्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। अब हॉटस्पॉट 4 कहाँ है भारत में? इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका सुंडालैंड है। नोट डाउन करेंगे, ये हॉटस्पॉट है। पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वेंशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधे एवं पशुओं के लुप्त होने से रोकने एवं प्राकृतिक क्षेत्र को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य काम है। WWF, ऐसा नहीं कि फाइट वाला WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनः स्थापना के लिए काम करता है। पुनः स्थापना के लिए काम करता है। यूएनईपी इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC, इसका कार्य मानवीय गतिविधि से जलवायु परिवर्तन के खतरे का मूल्यांकन करना है। हमेशा याद रखेंगे, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थ समिट 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992, नोट डाउन करेंगे। कुछ पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आपको यूपीटेड सीटेड में देखने को मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को होता है। वन वानिकी दिवस 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व आंध्र दिवस 2 फरवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये क्वेश्चन आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। कुछ और पॉइंट लेंगे। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। कुछ एग्रीकल्चर को लेते हैं, इनका नाम एपीकल्चर, काफी सुने होंगे आप, इसका कुछ नाम देख लेते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन, मछली पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी उद्यान केंद्र कृषि को कहते हैं। फूल उगाने को हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। इसे कॉमन ट्रिक है, फ्लावर फ्लोरिक कल्चर आप इसे कह सकते हो, दोनों कंबाइंड है। फ्रूटिकल्चर, फलों की खेती, दोनों ये भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, फ्रूट फल जी। फ्रूटिकल्चर फलों से। सेरिकल्चर, रेशम की कीट। अब इसको याद रखने के लिए, शेरी, रेशम से साड़ी बनता है तो सेरिकल्चर, आप इसे कोऑर्डिनेट करो। जी हाँ, बार्मीकल्चर, तो बार्मी कंपोस्ट केचुआ से बनता है, बार्मीकल्चर केचुआ पालन, ठीक है। मोरिकल्चर, मलबरी की कृषि, और सिल्वीकल्चर, वनों का विकास का प्रबंधन। वर्टिकल्चर, अंगूर की खेती, ये आ चुका है वर्टिकल्चर। वर्टिकल्चर अंगूर की खेती। और ऑलरिकल्चर, सब्जियों की खेती। मोनोकल्चर, एक बार में एक ही फसल की खेती। मैरीन कल्चर, समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि। और हाइड्रोकल्चर, पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि का काम। जी हाँ, एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का, जलीय पौधे की कृषि। नोट डाउन करेंगे। अब कुछ चीज और देखते हैं, मानव रोग और किसके लिए होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में नृत्य को लेंगे, चैप्टर खत्म। मानव रोग, क्षय रोग जीवाणु से होता है, खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, हैजा जीवाणु से,
टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस ए वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्रोटोजोआ से नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे कुछ नृत्य को स्टेट वाइज इसे नोट करेंगे और इसका कुछ ट्रिक में मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा। नृत्य और राज्य को चेक करेंगे हम लोग। घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावनी महाराष्ट्र, चोंग नागालैंड, ओडिसी उड़ीसा, बिहू असम में, मुखुटा अरुणाचल प्रदेश, कथकली केरल, गढ़वाली उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, छाऊ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छाऊ। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट और दोनों को कंबाइंड लिया कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन की तरह निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।